स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू करते हैं कागज का शेर का भाग 2। रात 9 बजे भीम सिंह के घर पर बात चल रही थी। भीम सिंह कह रहा था, परसों रात 7 बजे वो नोटों से भरी वैन बैंक में पहुंचेगी। उसमें 80 करोड़ भरा होगा। इस बारे में बैंक के अधिकारियों की कई बार मीटिंग हुई कि 80 करोड़ के बारे में क्या कदम उठाना है। मैं तो मीटिंग में नहीं था, मेरा मतलब क्या। लेकिन प्रकाश जी मीटिंग में थे। वो सिक्योरिटी अफसर हैं। प्रकाश जी ने मेरे को सब बता दिया है कि भीतर क्या बातें हो रही थी। वो तेरे को क्यों बताता है? जगमोहन बोला। वो भीम सिंह मुस्कुराया। वो मेरी बहन पर नजर रखता है। जगमोहन के होंठ सिकुड़े। वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है। भीम सिंह पुनः मुस्कुराया। मैं न हाँ करता हूं न ना करता हूं। क्यों? शादी कर दी दोनों की तो बाद में वो साला मेरे पर रौब डालेगा। एक तो मेरा ऑफिसर, ऊपर से जीजा। उसने तो मेरे को खींच के रख देना है। अब तो वो इसलिए मेरे आगे पीछे है कि बहन से ब्याह के लिए उसे मेरी हाँ की जरूरत है। जगमोहन कुछ कहने ही लगा कि जगदीश लाल कह उठा, काम की बात कर, 80 करोड़ की बात कर। मीटिंग में क्या बात तय हुई? कई बार मीटिंग होने के बाद ये बात तय हुई कि 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन तगड़ी सिक्योरिटी में बैंक पहुंचेगी तो उसके भीतर पड़े नोटों को निकाल कर स्ट्रांग रूम में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एक रात के लिए ये सब करना बहुत भारी पड़ जाएगा। फैसला ये लिया गया कि 80 करोड़ के नोट वैन में ही रहेंगे। बैंक वैन में ही रहेंगे? देवराज चौहान के होंठों से निकला। हाँ, और बैंक वैन बैंक परिसर में रात भर खड़ी रहेगी। देवराज चौहान ने अजीब से स्वर में कहा। हाँ? देवराज चौहान ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम जो सोच रहे हो मामला उतना आसान नहीं है। भीम सिंह ने सिर हिलाकर कहा। 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन बैंक के परिसर में अवश्य रात भर खड़ी रहेगी, परंतु सिक्योरिटी का वहां रात भर के लिए ऐसा तगड़ा इंतजाम होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इंतजाम बता, जगमोहन बोला। कम से कम 30 प्राइवेट गार्ड गनमैन वहां पहरा देंगे और 15 पुलिस वाले रात भर वैन के पास मुस्तैद खड़े रहेंगे। लापरवाही जरा भी नहीं, क्योंकि ये पहरा सिर्फ एक रात के लिए होगा। अगले दिन 9 बजे तो तगड़ी सिक्योरिटी में वो वैन बाबू भाई की तरफ पहुंचा दी जाएगी। देवराज चौहान भीम सिंह को देख रहा था। जगमोहन ने अपनी कान की लौ मसली उसकी बात सुनकर। ये तो लफड़े वाली बात बता रहे हो, जगदीश लाल बोला। सिक्योरिटी का ये सब इंतजाम होगा तो बात कैसे बनेगी? मुझे तो पहले ही पता है कि कुछ नहीं हो सकता, भीम सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा। इसी कारण तो मैंने तेरे से दोबारा बात नहीं की। इंतजाम बहुत तगड़ा और सख्त होगा। कई पलों तक वहां चुप्पी रही। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। कुछ समझ में आया? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने भीम सिंह को देखा। सुरक्षा के क्या क्या कहाँ इंतजाम होंगे? देवराज चौहान ने पूछा। तो क्या तुम अभी भी वहां हाथ मारने की सोच रहे हो? भीम सिंह के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें ऐतराज है? मुझे क्या ऐतराज होगा? वो सिक्योरिटी वाले हैं, उनका काम पैसे को सुरक्षा देना है। वहां सख्त से सख्त पहरा लगाना है कि कोई उस पैसे तक न पहुंच सके। और मेरा काम उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर दौलत तक पहुंचना है। सुरक्षा वाले अपनी कोशिश को पक्के से पक्का कामयाब बनाना चाहेंगे और मैं अपनी कोशिश में सफल होने की चेष्टा करूंगा। भीम सिंह ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान को देखता रहा। आगे बता, जगमोहन ने टोका। क्या?
सुना नहीं तूने? देवराज चौहान ने पूछा है कि सुरक्षा के क्या क्या कहाँ इंतजाम होंगे। भीम सिंह ने देवराज चौहान को देखा, कुछ परेशान दिखा वो। तेरा माइक क्यों खराब हो गया? जगदीश लाल उखड़ा। मैं सोच रहा हूं कि ये सब बात करके मैं मुसीबत में तो नहीं फंस रहा। भीम सिंह बोला। मुसीबत में क्यों पड़ेगा? भीम सिंह चुप। मैं क्या तेरे को मुसीबत में फंसाऊंगा? दुश्मन हूं क्या तेरा? वो बात नहीं है। तो बात क्या है? बता। जगदीश लाल खा जाने वाले स्वर में बोला। दिमाग फिर गया तेरा जो मौके पर बात करने से पीछे हट रहा है? देवराज चौहान के सामने क्या इज्जत रहेगी मेरी? बता। मैं कहाँ पीछे हट रहा हूं? जब तू सोचता है कि ये बात करके मैं मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगा, तो सीधी सी बात है कि तेरी खोपड़ी बैक गियर मारने के फेर में है। ऐसा मत कह। मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं कि सोचेगा तो सोचता ही रह जाएगा। बात कर, सिर्फ काम की बात कर। भीम सिंह ने जगदीश लाल को देखकर सिर हिलाया। क्या बता रहा था तू? जगदीश लाल बोला। क्या बता रहा था? तू बता रहा था कि उस रात बैंक परिसर में खड़ी 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन, वहां पर क्या क्या है, सुरक्षा इंतजाम और सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। 30-35 गार्ड गनमैन और 15 के करीब पुलिस वाले कहाँ कहाँ खड़े होंगे। पहरेदारी का क्या सिस्टम होगा? ये तो मेरे को नहीं पता। नहीं पता? नहीं। तो कब पता करेगा? कल बताऊंगा पता करके। परसों तो नोटों वाली वैन आनी है। तू बताएगा तो उसके बाद ही तो योजना बनाएगा देवराज चौहान। कल बता दूंगा। कब? कल रात, इसी वक्त। इस वक्त नहीं, दोपहर को। देवराज चौहान को तैयारी भी तो करनी है। भीम सिंह ने सिर हिलाया। अंदर मत आना, बाहर मिलना जहां आज मिले थे। मैं लंच के वक्त आऊंगा। ठीक है। भीम सिंह के चेहरे पर हिचकिचाहट उभरी। तू कुछ कहना चाहता है? जगमोहन उसकी हिचकिचाहट को पहचान कर बोला। भीम सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। क्या? वैसे तो मुझे पक्का विश्वास है कि वैन में पड़े 80 करोड़ लेने में तुम लोग कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि पहरा बहुत तगड़ा होगा। वैन के पास फटक भी नहीं पाओगे। फिर भी थोड़ी सी गलतफहमी मन में रख लेता हूं कि तुम लोग कामयाब हो जाते हो, तो तब मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जगमोहन का एक संभला। हाँ। मेरे होते हुए तुम मिलने की चिंता करता है? जगमोहन मुस्कुराया। मैंने आज तक किसी का हक नहीं मारा। कोई ये बात कह नहीं सकता कि जगमोहन ने किसी को खाली हाथ चलता कर दिया। तेरे को भी मिलेगा। दूध में धोकर दूंगा तेरे को। कितना? तू फिक्र क्यों करता है भीम सिंह? जगमोहन मुस्कुरा रहा था। तो ही सोच कि 80 करोड़ जैसी बड़ी रकम को लेकर मैं क्या करूंगा। इतने पैसे के बोझ से दब कर तो मैं मर ही जाऊंगा। वैसे भी मैं मिल बांट कर खाने में यकीन रखता हूँ। जगदीश लाल से पूछ ले। क्यों जगदीश लाल? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? जगदीश लाल हड़बड़ा करके उठा। अपना जगमोहन बहुत शरीफ बंदा है। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। जगमोहन कहता है तो भीम सिंह हौसला रख, तेरे को कमी नहीं होगी। जगदीश लाल के शब्द सुनकर भीम सिंह को कुछ तसल्ली हुई। कल, जगदीश लाल बोला, सारा कुछ बढ़िया ढंग से पता करना। चिंता मत कर, भीम सिंह ने विश्वास भरे स्वर में कहा। कल लंच में तेरे को बैंक के सामने मिलूंगा, भूलना नहीं। भीम सिंह ने सिर हिलाया। देवराज चौहान, जगमोहन और जगदीश लाल बाहर निकल गए।
भीम सिंह ने सोफे के पीछे छिपा रखी बोतल निकाली और गिलास नमकीन सामने रखकर पीने बैठ गया। अभी आधा पैग ही पिया था कि फोन बजा। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, प्रकाश बोलता हूँ। ओह, प्रकाश जी, भीम सिंह जल्दी से बोला। क्या कर रहा है? बीवी तो गांव गई है, अकेला हूं। गांव? प्रकाश की आवाज आई। वहां तो सुनीता भी है। हाँ, मेरी बहन सुनीता भी गांव में है। वापसी पर वो शायद साथ ही आए। ये तो अच्छी बात बताई तूने। अब तू क्या कर रहा है? पहला पैग ले रहा हूं। दूसरा मत लेना, मैं आ रहा हूं। साथ ही दो दो पैग मारेंगे। तू भी लेगा? भीम सिंह हड़बड़ाया। मेरे पास तो माल कम है। बोतल मैं लेता आऊंगा। अंग्रेजी वाली लाना, कहीं देसी वाली। तेरे को क्या देसी पिलाऊंगा? उधर से प्रकाश ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। जब प्रकाश वहां पहुंचा तो तब तक भीम सिंह अपनी बोतल बंद करके सोफे के पीछे रख चुका था। तूने दूसरा पैक तो नहीं लिया? नहीं। तो बोतल खोल, मजे लेते हैं। खाना भी तेरे साथ खाएंगे। खाना तो नहीं है। चिंता मत कर, फोन करके पास के होटल से मंगवा लेंगे। बोतल खुली और दौर शुरू हो गया। मौका देखकर भीम सिंह बोला, तू अब शादी कर ले। कर लूं? प्रकाश खुश हो गया। वो 27 बरस का युवक था। अकेला ही शहर में रहकर नौकरी कर रहा था। उसके माँ बाप भाई बहन गांव में ही थे। दोनों का गांव भी एक ही था। कर ले। बूढ़ा होकर शादी करेगा क्या? तेरी हाँ है? मेरी? उसकी बात का मतलब समझता अनजान बना भीम सिंह बोला, तेरी शादी में मेरी हाँ की क्या जरूरत है? प्रकाश दांत फाड़ कर हंसा। हंस मत, ये क्या हंसने की बात हुई? हंसने की ही तो बात है। तेरी हाँ के बिना मेरी शादी नहीं हो सकती। वो क्यों? तू भी सब समझता है। मैं कुछ नहीं समझता। तू बता। प्रकाश ने एक ही सांस में गिलास खाली किया। तेरे को तो पता ही है कि मैं खानदानी लड़का हूं। तू तो मेरे गांव का ही है। हम दोनों एक ही गांव के हैं। भीम सिंह ने सिर हिलाया। मैं एक ही लड़का हूं बाप का, और मेरे बाप के पास तगड़ी जमीन है। हैं? ऐसा बढ़िया लड़का किसी को कठिनता से मिलता है। मैंने ठीक बोला? हाँ। तो अपनी बहन की शादी मेरे से क्यों नहीं करा देता? सुनीता की? हाँ। सोच के बताऊंगा। तू हर बार यही कहता है। मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है। उसे लाइन पर आया देखकर भीम सिंह कह उठा। क्या? वो नोटों से भरी बैंक वैन जो रात भर बैंक के परिसर में। मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूं। तू फालतू की बात। कहा तो तेरे को सोच के जवाब दूंगा। सोच ले। तो क्या सोचते हुए चुप बैठूंगा? कुछ तो बात करूंगा। हाँ, ये तो है। पैग बना। तेरा गिलास खाली है। तेरा भी है। मेरा छोड़, तू अपना बना। मैं धीरे धीरे पीता हूं। एक पैग मैंने पहले भी पी रखा है। प्रकाश ने अपना पैग तैयार किया। घूंट भरा। मेरी शादी के बारे में सोच लिया? सोच रहा हूं। भीम सिंह ने घूंट भरा। तो मैं कह रहा था कि क्या तेरे को अटपटा नहीं लगता कि 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन रात भर बैंक के परिसर में खड़ी रहेगी? सब ठीक है, वो लापरवाही से बोला।
मेरे को तो ये बात अजीब सी लगती है। सोच के रात को चोर वैन लूटने पहुंच गए तो सब मारे जाएंगे। प्रकाश पर अब नशा चढ़ने लगा था। तू जब पी लेता है तो हमेशा उल्टी बात ही करता है। उल्टी बात करता हूं? प्रकाश उखड़ा। कौन कहता है कि मैं उल्टी बात? ये उल्टी बात नहीं तो और क्या है कि अगर रात को चोर वैन लूटने पहुंच गए तो मारे जाएंगे। जितना तेरे में दिमाग है उतना ही तू सोचेगा। तेरा मतलब कि मेरे में दिमाग कम है? भीम सिंह ने आंखें निकाली। लगता तो ऐसा ही है। उसने दो घूंट एक साथ भरे। ये बात है तो मैं नहीं सोचता। क्या? तेरी शादी के बारे में? क्या कह रहा है? प्रकाश हड़बड़ाया। ये बात तो तेरे को पहले ही सोच कर रखनी चाहिए थी। कैसे सोचता? मेरे में तो दिमाग है ही नहीं। कौन कहता है? तूने ही तो कहा है। भरोसा कर लिया तूने शराबी की बात का? अरे मैंने तो प्यार से कहा था, अपनेपन से कहा था। मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकता कि तेरे में दिमाग नहीं है। तो बैंक की सिक्योरिटी का गनमैन है। तेरे में दिमाग नहीं होगा तो तू गनमैन कैसे बनता? सिक्योरिटी से ध्यान आया। हाँ। भीम सिंह नशे भरे लहजे में कह उठा। 80 करोड़ के नोटों से भरी वो वैन रात भर खुले में बैंक के परिसर में खड़ी रहेगी। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? पागलपन क्यों है? भीम सिंह ने घूंट भरा। उसे देखकर प्रकाश ने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया। भर ले अपना गिलास। ना 2 पैग हो गए। प्रकाश मस्ती में था। घर पर कोई नहीं है, मौज करते हैं। भर ले नया गिलास। कहकर भीम सिंह हंसा। प्रकाश ने नया गिलास भर लिया। तेरा खाली नहीं हुआ? प्रकाश ने मस्ती भरे स्वर में पूछा। होने वाला है। तो बात हो रही थी 80 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन की। तुम देखना, परसों रात को चोर आएगा और वैन में रखे सारे नोट लेकर भाग जाएगा। जो भी वैन के पास फटकने की चेष्टा करेगा मारा जाएगा। प्रकाश मुस्कुराया। उसका चेहरा नशे से सुर्ख सा तप रहा था। मारा जाएगा? वो कैसे? तगड़ी सिक्योरिटी होगी ना वहां। सिक्योरिटी के इंतजाम ठोस ना हो तो बंदे इकट्ठे करने का क्या फायदा? वो इस ब्रांच की सिक्योरिटी का चीफ मैं हूं। सारे इंतजाम मैंने पक्के किए हैं। मेरे इंतजाम कभी भी कमजोर नहीं होते। ये तो तेरे को पता ही होगा भीम सिंह। लेकिन इस बार मेरे को तेरे इंतजामों पर शक है। और मैं सुनीता की शादी उसी लड़के से करूंगा जो हर तरह से मुझे काबिल लगे। तू पूरा काबिल नहीं। मैं काबिल हूं। तो मेरी तसल्ली करा कि परसों नोटों से भरी वैन पर जो सिक्योरिटी लगाएगा वो पर्याप्त है। अपनी बातों में फंसाता भीम सिंह कह उठा। कितने लोग होंगे वहां? मेरे अंडर 30 और 14 पुलिस वाले। कहाँ कहाँ खड़ा करेगा उन्हें? प्रकाश बताने लगा तो टोका भीम सिंह ने। ऐसे मुझे समझ नहीं आएगा। पहले कागज पर बैंक के परिसर का नक्शा बना। वहां वैन खड़ी कर और कागज पर ही निशान लगा लगा कर बता कि किधर किधर सिक्योरिटी होगी। प्रकाश गिलास को एक ही सांस में खत्म करके बांह से होंठ साफ करता बोला। जा, कागज पेंसिल ला। आज मैं तेरी तसल्ली कराकर सुनीता के साथ रिश्ता पक्का करके ही रहूंगा। अगला दृश्य। सिर में उठती दर्द की वजह से भीम सिंह ने आंखें खोली। माथा भी बुरी तरह दर्द कर रहा था। आंखें खोलने की चेष्टा की परंतु वो बंद ही रही। मस्तिष्क ने अपना काम संभाला तो याद आया कि रात को प्रकाश के साथ पी थी। वो बोतल लेता आया था। प्रकाश उसे तैयार कर रहा था कि वो अपनी बहन सुनीता की शादी उससे कर दे। और वो जानने में लगा था कि नोटों से भरी वैन की सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं।
इन बातों के साथ वो पीते भी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। अब होश आई थी। भरसक चेष्टा करने के बाद नशे में चिपकी उसने आंखें खोली, जो कि बार बार बंद हुई फिर खुल गई। थोड़ा थोड़ा नजर आने लगा। उसने खिड़की के बाहर फैला उजाला देखा तो समझ गया कि दिन निकल आया है। फिर उसकी निगाहें टेबल पर पड़ी खाली हो चुकी बोतल पर पड़ी। उसके वाले गिलास में थोड़ी सी बची थी, जबकि प्रकाश का गिलास खाली था और वो नीचे फर्श पर लुढ़का पड़ा था। रात को काफी ज्यादा पीली थी। भीम सिंह उठा और अभी तक चढ़े नशे पर काबू पाता लड़खड़ाता बाथरूम में पहुंचा और अच्छी तरह से आंखों और सर पर पानी डाला। थोड़ा सा होश और सलामत हुआ। हाथ मुंह साफ करके वो बाथरूम से निकला और वापस पहुंचा। नीचे पड़े प्रकाश को पैर से हिलाया। मर गया क्या? भीम सिंह बड़बड़ा उठा। पीनी भी नहीं आती? कह रहा था फोन करके होटल से खाना मंगवा लेंगे। खाना तो तब आएगा जब होश बाकी बचेगी। मेरा सिर अभी भी काबू से बाहर है। भीम सिंह धप से वापस कुर्सी पर बैठ गया। मन तो कर रहा था कि 2-3 प्याले चाय पी ले, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि बना लेते। तभी उसकी निगाह बोतल के नीचे फंसे कागज पर पड़ी। पंखे की हवा से वो रह रहकर फड़फड़ा रहा था। 2 पल तो वो यूं ही कागज को देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर बोतल के नीचे से कागज निकाला और उसे देखने लगा। भीम सिंह को ध्यान आया कि रात प्रकाश कागज पर बैंक का परिसर नक्शे में बनाकर उसे समझा रहा था कि कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी होगी, परंतु नशे की अधिकता की वजह से रात की बातें उसे भूली भूली सी लग रही थी। अपने हालत पर काबू पाते भीम सिंह कागज पर बने नक्शे को समझने लगा। दिमाग पर जोर देने पर प्रकाश की कहीं कुछ बातें भी याद आने लगी। वो सोचता रहा, याद आता रहा। 1 घंटे में उसे उस वैन की सिक्योरिटी के बारे में प्रकाश की कही अधिकतर बातें याद आ गई थी। उसे गलती महसूस हुई कि रात उसने यूं ही ज्यादा पी ली। वो तो प्रकाश से ये जानने की कोशिश में था कि 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन की सुरक्षा में क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तो अच्छा रहा है कि रात की बातें उसे ज्यादातर याद आ गई थी। बाहर सूरज निकलने की तैयारी में था। बैंक भी पहुंचना था। उसने जैसे तैसे करके प्रकाश को नींद से उठाया। वो उठा। नशा अभी भी उस पर सवार था। इतनी क्यों पी तूने? जबकि खुद उसने भी बहुत ज्यादा पी ली थी। गिलास खाली होते तू ही तो कह देता था कि भर, और मैं भर लेता था। मैं तेरे को कुएं में छलांग मारने को कहूंगा तो मार देगा? पागल हूं क्या मैं? उसने तीखे स्वर में कहा। तो फिर मेरे कहने पर पैग बनाकर पीता क्यों चला गया? क्या तेरे को अपनी औकात का पता नहीं कि तेरे भीतर 2 पैग से ज्यादा जाएगी तो लोटपोट हो जाएगा? प्रकाश ने आंखें मिचमिचाकर उसे देखा। मेरे को याद आ गया भीम सिंह। उसके चेहरे पर खुशी उभरी। क्या? तूने कहा था कि सुनीता की शादी तू मेरे साथ करा देगा। मैंने कहा? हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। ये सुनते ही मैं बेहोश हो गया था। कुछ पीने का नशा, कुछ सुनीता के साथ शादी के लिए तेरी हाँ की खुशी। मेरे तो होश ही गुम हो गए थे। हवा में ना उड़, नीचे आ जा। मैंने ऐसा कुछ तेरे को नहीं कहा। तूने कहा, याद है मुझे अच्छी तरह से। मैं तब नशे में था, पी रखी थी। तो नशे में तो मुंह से कुछ भी निकल जाता है, और तूने सच मान लिया? क्या? प्रकाश की आंखें सिकुड़ी। अब मेरा दिमाग खराब मत कर, खड़ा हो, तैयार हो। बैंक ड्यूटी में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं नहा आया हूँ। अगर तूने छुट्टी मारनी है तो जुदा बात है। प्रकाश खड़ा हुआ। वो इधर उधर देखता प्रकाश क्या उठा। वो कागज कहाँ है? कागज? कौन सा? रात जब मैं तेरे को कागज पर समझा रहा था कि नोटों से भरी वैन जब बैंक परिसर में खड़ी होगी तो वहां पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम होंगे।
ये बात तू मेरे को कागज पर समझा रहा था? भीम सिंह ने व्यंग से कहा। हाँ, सपना आया होगा, सपने में ये बातें बता रहा होगा। अगर सच में बताई होती तो क्या मुझे पता नहीं होता? रात को यहाँ तीसरा तो कोई था नहीं। तीसरा? हाँ, तू उसे बता रहा हो? प्रकाश ने सिर झटक कर माथा रगड़ा। मेरे ख्याल से मैंने कागज पर ही निशान बनाकर बताया। ये बातें कहकर मेरा दिमाग खराब मत कर। तू इसी तरह पीता रहा तो एक दिन तो बैंक की नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। यही बात है जिसकी वजह से मैं सुनीता की शादी तेरे से नहीं करता। ये बात है तो मैं बोतल को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पुरानी बात है। हर बात हर बार बोतल खाली करता है और नशा उतरने पर यही बात कहता है। इस बार पक्का? तू हर बार ही पक्का कहता है। मैं समझ गया। प्रकाश ने गहरी सांस ली। तू मेरी बात नहीं मानेगा। जल्दी से तैयार हो जा। मैं आधे घंटे बाद बैंक के लिए चल दूंगा। तेरा इंतजार नहीं करूंगा। प्रकाश उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो कागज भीम सिंह अपनी जेब में डाल चुका था। अब तक उसे ज्यादा से ज्यादा वो बातें याद आ चुकी थी जो वैन की सिक्योरिटी के लिए प्रकाश ने नशे में बताई थी। सीधे तौर पर वो बात प्रकाश से पूछता तो प्रकाश शायद ना बताता, परंतु रात विस्की की बोतल ने सारे रास्ते आसान कर दिए थे। अगला दृश्य। लंच के बाद बैंक के सामने सड़क पर भीम सिंह मिला देवराज चौहान, जगमोहन और जगदीश लाल से। रात ज्यादा पीने की वजह से भीम सिंह का चेहरा सुस्त सा लग रहा था। मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? जगदीश लाल ने पूछा। भीम सिंह ने बारी बारी तीनों को देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। तीनों की निगाहें भीम सिंह पर ही रहीं। कल रात 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन बैंक के परिसर में खुले में खड़ी रहेगी और सुरक्षा के इंतजामों के लिए तब उधर आदमी कैसे तैनात होंगे? एक ही बात कहे जा रहा है। जगमोहन ने उसे घूरा। आगे भी तो बता। वही तो बताने जा रहा हूं। भीम सिंह ने आसपास देखा। क्या सड़क पर ही बताऊं? हाँ, जगमोहन बोला। जल्दी बता। अब तक तेरी बात हो भी जानी चाहिए थी। भीम सिंह दो पल चुप रहकर बोला, बहुत रगड़े वाला मामला है, जबरदस्त सिक्योरिटी है। साले बात आगे बताएगा कि नहीं? जगदीश लाल उखड़ा। 25 से 35 आदमी पहरे पर होंगे। 8 आदमी बैंक की दूसरी मंजिल की छत पर होंगे और आसपास नीचे वैन पर रात भर आंखें फाड़े नजर रखेंगे। 4 आदमी तो बैंक वैन के पास सटे खड़े रहेंगे। बाकी के 12-13 आदमी बैंक की इमारत के आसपास फैले होंगे। सब हथियारबंद होंगे। और पुलिस वाले? वो भी वैन के पास और सामने नजर आ रहे परिसर में गेट पर मौजूद रहेंगे। पुलिस स्टेशन से उनका संपर्क बना रहेगा। उन लोगों को पूरा विश्वास है कि पैसा लूटने की कोई कोशिश नहीं होगी। ये विश्वास क्यों है? क्योंकि पैसा लाने का काम गुपचुप किया जा रहा है। किसी को कानो कान खबर नहीं है कि बाबू भाई अपना कैश जोगिंदर नगर पहुंचा रहा है। दूसरे कोई सोच भी नहीं सकता कि बाबू भाई बैंक की वैन में अपना पैसा इस तरह जोगिंदर नगर पहुंचाएगा, क्योंकि पैसा यहां तक लाने के इससे भी बढ़िया और सुरक्षित तरीके हैं। भीम सिंह बेचैनी भरे स्वर में कहता जा रहा था। बैंक की इमारत व्यस्तम इलाके की सड़क पर स्थित है। रात 1 बजे तक इस सड़क पर ट्रैफिक चलता रहता है और 4:30-5 बजे सुबह फिर शुरू हो जाता है। ऐसे में उन्हें पूरा यकीन है कि रात भर वैन वहां खड़ी रहेगी और सुबह नोटों से भरी वैन बाबू भाई तक पहुंचा दी जाएगी। कुछ चुप्पी सी रही उनके बीच। भीम सिंह पुनः कह उठा, मेरी मानो तो इस मामले से पीछे हट जाओ। इतने लोगों की तगड़ी सुरक्षा के बीच कुछ नहीं किया जा सकता। करने की कोशिश की तो वहां फैले गनमैन वैन तक पहुंचने से वाले को भून के रख देंगे। तेरी राय बढ़िया है।
जगदीश लाल जले भुने स्वर में बोला। लेकिन बिना मांगे मत दिया कर। भीम सिंह ने उसे देखा। देवराज चौहान बोला, सिक्योरिटी कहाँ कहाँ पर होगी, ये बात फिर से बताओ। भीम सिंह ने जेब में से प्रकाश वाला कागज निकाला और आगे कर कर बोला, इसमें हर जगह पर निशान लगे हैं, देखोगे तो समझ जाओगे। ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर प्रकाश के हाथों का ही बना हुआ कागज है। इसे हर समय अपने पास ही रखना। अगर फंस जाओ तो पुलिस वालों से कह देना कि प्रकाश तुम लोगों के साथ मिला हुआ है। कागज भी दिखा देना, मेरा नाम मत लेना। देवराज चौहान ने वो कागज लिया, देखा। चुप्पी उभर आई। मैं जाऊं? तेरे को जल्दी है? सामने बैंक है, भीम सिंह ने कहा। कोई देख लेगा, मेरे यहां खड़े होने का क्या फायदा। ठीक है, जा, जगदीश लाल बोला। भीम सिंह ने बारी बारी सबको देखा। क्या है? जगदीश लाल ने पूछा। वो मेरा हिस्सा, ध्यान रखना, कहीं भूल मत जाना। काम होने दे, बीच में टांग मत मार। काम हुआ तो तेरा माल तेरे तक पहुंच जाएगा। भीम सिंह ने सिर हिलाया और पलटकर सड़क पार करता बैंक की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने कागज तय करके जेब में डाला। अब? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, देवराज चौहान बोला। कुछ हो सकता है? जगमोहन ने जल्दी से पूछा। क्यों नहीं होगा? देवराज चौहान मुस्कुराया। लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि काम कैसे किया जा सकता है। इस बारे में कल बात करेंगे। आज का दिन निकला जा रहा है और कल शाम बाबू भाई का 80 करोड़ वैन में लदकर आ जाना है। ऐसे में मेरे सामने कई काम हैं। तुम बंगले पर जाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान पैदल ही आगे बढ़ता चला गया। जगदीश लाल ने जगमोहन को देखा। अब क्या करेगा देवराज चौहान? काम करने का रास्ता ढूंढेगा। ढूंढ लेगा? मेरे ख्याल में तो ढूंढ लेगा, आगे ऊपर वाले की मर्जी। जगमोहन ने दूर जाते देवराज चौहान को देखा। मेरा तो दिल धड़क रहा है। नहीं धड़केगा तो तू मर जाएगा। मजाक मत कर। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर देवराज चौहान को 80 करोड़ पर हाथ डालने का कोई रास्ता ना मिला तो क्या होगा? मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। जगदीश लाल ने गहरी सांस ली। क्या तू ही सपने देखता है, दूसरे नहीं देखते? जगमोहन ने उसे घूरा। नोटों वाला सपना तो मैंने पहली बार ही देखा है। जगदीश लाल ने मुस्कुराने की चेष्टा की। कल फोन करना, ताजा हालात जानने के लिए। जगमोहन ने कुछ दूर खड़ी कार को देखा। जा रहा है? लंच नहीं कराएगा? पैसे नहीं है। चल, मैं करा देता हूं। फिर तो बढ़िया है। अकेले खाता तो खाने का मजा नहीं आता तुझे। अगला दृश्य। देवराज चौहान रात को 1 बजे बंगले पर पहुंचा। उसे आया पाकर जगमोहन नींद से उठा। क्या रहा? देवराज चौहान बैठा, सिगरेट सुलगाकर कश लिया। काम हो जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। दर्शन कहाँ है इन दिनों? जगमोहन एकाएक सतर्क नजर आने लगा। दर्शन किधर है, पता है? यही होगा, लेकिन उसे इस काम में लेने की क्या जरूरत है? वो ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। उसे हमने अपने काम में नहीं लेना है, दूसरा काम करवाना है। जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। कैसा काम?
देवराज चाहन बताने लगा। सुनता रहा जगमोहन। मेरे ख्याल में दर्शन को इस काम में लेना ठीक नहीं होगा। जगमोहन देवराज चाहन की बात सुनकर गंभीर स्वर में कह उठा। अगर उसे भनक पड़ गई कि मामला 80 करोड़ का है तो? कैसे भनक पड़ेगी? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन कुछ न बोला। उससे जो काम लेना है वह दूसरा है, देवराज चौहान ने कस लिया। जगमोहन के चेहरे पर असहमति छाई रही। अगर तुम दर्शन को इस काम में नहीं लेना चाहते हो तो कोई दूसरा आदमी ले लो। दूसरा कौन? काम तुम्हें बता ही दिया है, इस काम के लिए ढूंढ लो किसी बंदे को। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, चुप रहा। कोई दूसरा इस काम को ना कर पाया तो? आखिरकार जगमोहन बोला। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। यही तो मैं कह रहा हूं कि दर्शन इस काम के लिए सही बैठेगा। वो तब तक ही ठीक रहेगा जब तक कि उसे ये ना पता चले कि हम किस फेर में हैं। जब हम उसे ये काम देंगे तो वो अवश्य सोचेगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। सोचने दो। अगर उसे पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास तब कुछ भी करने का वक्त नहीं होगा। जब उसे फुर्सत मिलेगी तो हम कहीं के कहीं जा चुके होंगे। वैसे भी हम उससे कोई हेराफेरी नहीं कर रहे, नोट देकर काम ले रहे हैं। हम बैंक वैन को उठा ले जाना चाहते हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। जगमोहन कुछ नहीं बोला। खामोशी रही इस बीच। किसी दूसरे को इस काम में लिया और वो वहां ज्यादा देर टिका ना रह सका तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तब शायद हम सफल भी ना हो सकें। उस स्थिति में मन ज्यादा खराब होगा। जगमोहन ने सिर हिलाया। दर्शन का फोन नंबर है? शायद, अगर बदल ना गया हो नंबर तो। वो हर दूसरे महीने फोन नंबर बदल लेता है। कहते हुए जगमोहन उठा और कुछ दूर रखे फोन की तरफ बढ़ा और पास पहुंचकर रिसीवर उठाते हुए नंबर मिलाने लगा। देवराज चांद ने कश लिया और सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। दूसरी तरफ बेल होने लगी। मिनट भर बाद नींद भरी दर्शन की आवाज कानों में पड़ी। क्यों तंग करता है? इतनी रात को तो सो लेने दिया कर। क्यों मेरा दुश्मन बनता है? दर्शन? मेरे दर्शन नहीं ले तो बढ़िया है। बात बोल, नाम बोल, काम बोल, दाम बोल। मैं जगमोहन हूं। जगमोहन? कौन? नींद से बाहर निकलेगा तो पहचानेगा, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। पहचान गया। नींद से बाहर आ गया। आंखें भी खुल गई। दर्शन की मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। तूने फोन किया और वो भी आधी रात को? खैर तो है? पहले ये बता। खैर है। शुक्र है। अब बोल, क्यों फोन किया? तेरे लिए काम है। ये तो बढ़िया हो गया। आज तंग ही चल रहा था। मिलेगा क्या ये बता। तय कर ले, कल आऊंगा 10-11 बजे। शाम से तेरा काम शुरू होगा। देवराज चौहान भी साथ आएगा क्या? पता नहीं। मैं इंतजार करूंगा। नाश्ता इकट्ठे ही करेंगे। नोट भी साथ लेते आए तो। कल मिलेंगे, जगमोहन ने कहा और रिसीवर रख दिया। देवराज चौहान जगमोहन को ही देख रहा था और समझ गया कि क्या बात हुई है। दर्शन से हमने सिर्फ उसके काम की बात ही करनी है, जगमोहन बोला। बहुत काइयां आदमी है वो, हर समय बातों को खुरकता ही रहता है। मैं उसे कभी काम में न लेता, परंतु वो इस बारे में भरोसे वाला है कि उसे जो काम दिया जाएगा उस काम को वो हर हाल में पूरा कर देगा। अगला दृश्य।
दर्शन, जिसके दर्शन ना ही हों तो बढ़िया है। 40 बरस का, ठिगने कद का, सख्त जान, सेहतमंद व्यक्ति था। डाकू की तरह बड़ी बड़ी मूछें थी। परंतु 15 दिन पहले पुलिस वाले से तू तू मैं हुई तो पुलिस वालों ने उसे थाने में बुलाकर सजा के तौर पर उसकी डाकुओं वाली मूछें काट दी। दर्शन ने इस बात को मुस्कुरा कर लिया। वो जानता था कि इस मामले में पुलिस वालों को नाराजगी दिखाएगा तो उसे किसी और मामले में बंद कर देंगे। पुलिस वालों से उसकी पुरानी पहचान थी। लूटपाट के मामले में 3 बार जेल रहकर आ चुका था। दर्शन की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो डरता नहीं था, खतरों की भी परवाह नहीं करता था। जो काम करना है वो कर ही देता था, अंजाम बेशक जो भी हो। जगमोहन से बात करके उसने मोबाइल फोन एक तरफ रखा और उठकर लाइट जला ली। ये 2 कमरों का छोटा सा मकान था। कमरे में 2 फोल्डिंग बेड बिछे हुए थे। दूसरे पर पीठ मोड़े कोई सो रहा था। उठ क्यों गया? फोल्डिंग पर लेटे व्यक्ति ने उसी मुद्रा में कहा। लफड़े वाली बात है, दर्शन ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या? जगमोहन का फोन आया है, वो सुबह आएगा। कोई काम लेना चाहता है मुझसे। तो इसमें लफड़े वाली बात किधर से आ गई? वो डकैती मास्टर देवराज चौहान का सबसे खास एकमात्र आड़ी है, और देवराज चौहान कभी भी छोटे काम में हाथ नहीं डालता। दर्शन ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए गंभीर स्वर में कहा। पीठ किए उस व्यक्ति ने करवट ली और दर्शन को देखने लगा। वो नेपाली था, 30-35 बरस का स्वस्थ युवक। शरीर और चेहरे से ही वो सख्त जान लग रहा था। साल पहले तक वो भारतीय मिलिट्री में था। 15-16 साल नौकरी की थी उसने मिलिट्री में और कैप्टन बन गया था। परंतु ऑफिसर के हुक्म के खिलाफ काम कर देने की वजह से कोर्ट मार्शल हुआ और फौज की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब यूं ही वो इधर उधर हाथ मारकर काम चला रहा था। नौकरी का जो पैसा मिला था उससे छोटा सा मकान ले लिया था, बाकी खा पी कर खत्म कर दिया था। मिलिट्री मैन होने की वजह से लड़ाई के हर तरीके जानता था। ऐसा कोई हथियार नहीं था जो उसे चलाना ना आता हो। कुल मिलाकर वो खतरनाक इंसान था। उसे जानने वाले उसे गोरखा ही कहते थे। दिन में दर्शन से इत्तेफाक ही मुलाकात हो गई। दर्शन सड़क पर पैदल ही जा रहा था कि कुछ पुराने दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी जान ही ले लेना चाहते थे। तब गोरखे ने दर्शन को उन लोगों से बचाया था। इस तरह मुलाकात के बाद दोनों की पहचान हुई। दर्शन उसे जबरदस्ती अपने घर ले आया। रात दोनों ने खाना इकट्ठे खाया और बातें करते रहे, एक दूसरे के बारे में जानते रहे। दर्शन तो बोतल खोलना चाहता था, परंतु गोरखा ने मना कर दिया था कि उसका पीने का मन नहीं है। अभी उन्हें सोए 1 घंटा ही हुआ था कि जगमोहन का फोन बज उठा। तुम्हारा मतलब है कि वो डकैती मास्टर अपने साथी के साथ कोई बड़ा काम करने जा रहा है और तेरे को साथ लेना चाहता है? गोरखा बोला। हाँ, यही बात होगी। गोरखा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, सुबह देखेंगे कि वो तेरे पास आकर क्या कहता है। हो सकता है बात कोई खास ना हो। मामले में देवराज चौहान हो और बात खास ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुस्कुरा पड़ा दर्शन। अगला दृश्य। अगले दिन 12 बजे देवराज चौहान और जगमोहन दर्शन के यहां पहुंचे। दर्शन और गोरखा नहा धोकर कब से तैयार बैठे थे उनके इंतजार में। मैंने तो कहा था नाश्ता इकट्ठा करेंगे, दर्शन मुस्कुराकर बोला। अब तो नाश्ता हजम होने का वक्त हो गया। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें गोरखा पर जा टिकी। गोरखा उसी फोल्डिंग पर आंखें खोले लेटा उन्हें देख रहा था। ये कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। गोरखा, दर्शन पुनः मुस्कुराया। मैंने पूछा है ये यहां कैसे?
जबकि तुम्हें मालूम था कि हम यहाँ आ रहे हैं? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ये तो कल का ही मेरे पास है। हमें बात करनी है, इसे चलता करो। फिक्र मत करो, ये मेरा खास है। जो भी बात होगी वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। खास ही तो डंडा चढ़ाते हैं छिपकर। गोरखा ने जगमोहन ने गोरखा को घूरा। गोरखा मुस्कुरा पड़ा, फिर बोला, खामखा चिंता मत करो, मैं डंडा इस्तेमाल नहीं करता, गन या रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत खतरनाक है ये, दर्शन कह उठा। इसकी मौजूदगी की गारंटी मैं लेता हूँ। ये गलती करे तो मुझे गोली मार देना। तभी जगमोहन देवराज चौहान के कान में बोला, दर्शन के साथ ये भी वो काम कर सकता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कब से जानता है तू इसे? जगमोहन ने पूछा। पुराना रिश्ता है। बैठ। खड़े क्यों है? दर्शन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा। जगमोहन पास ही फोल्डिंग के किनारे पर बैठ गया। क्या पियोगे, ठंडा गरम या? काम की बात कर। बोल। दर्शन ने जगमोहन को देखा। देवराज चौहान कह उठा, एक जगह पर 5-6 घंटे कब्जा जमा के रखना है। कब्जा जमा के रखना है? दर्शन अजीब से स्वर में बोला। हाँ, वहां हंगामा करना है। इस तरह कि बाहर पुलिस आए तो उसे भी पूरी तरह उलझा के रखो। दर्शन देवराज चौहान को देखता रहा। देखता क्या है? जगमोहन ने टोका। सोच रहा हूं। सोचने वाली बात है इसमें? पक्का है, क्योंकि मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये काम मुझे क्यों करना है। नोट मिलेंगे इसलिए करना है। नोटों की जरूरत नहीं हो तो बता दे, किसी दूसरे से ये काम करा लेते हैं। जगमोहन बोला। तेरे को तो ये काम इसलिए कहा कि बहुत बार कह चुका है कि मैं तेरे को कोई काम दूं। जनता की सेवा हो रही है, गोरखा कह उठा। जगमोहन ने माथे पर बल लाकर उसे देखा। हम जनता की सेवा ही करते हैं। बढ़िया है, गोरखा ने मुस्कुराकर कहा। दर्शन, ये बोलता बहुत है, जगमोहन बोला। इसकी बात की तरफ ध्यान मत दो, दिल का बहुत अच्छा है ये, दर्शन ने सोच भरे स्वर में कहा। तो मुझे एक जगह पर 5-6 घंटों के लिए कब्जा करना है। बाहर पुलिस आए तो उसे उलझा कर रखना है। ठीक। फिर? फिर खिसक जाना है। यही काम है? हाँ। दर्शन ने सिर हिलाया। वो गंभीर हो उठा। गोरखा के होंठ सिकुड़ चुके थे। जगह क्या है वो? डिपार्टमेंटल स्टोर है। सुबह 11 बजे खुलता है और रात को 11 बजे बंद होता है। जब 10 बज जाएं तो तब तुमने उसमें घुसना है और ये काम करना है। खून खराबा ना हो, किसी की जान ना जाए, ये ख्याल तुमने खास तौर पर रखना है। तब कुछ लोग भीतर भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी भी, ग्राहक भी। समझा। आसान काम है। ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। अपने काम के आदमी तुम खुद ढूंढो। मिलेगा क्या? 10 लाख। दर्शन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। गोरखा ने गहरी सांस ली और उठ बैठा। सन्नाटा सा छा गया था वहां। कम है क्या? जगमोहन मुस्कुराया। नहीं, बहुत ज्यादा है। मैं 5 लाख में भी ये काम कर देता। दर्शन भी मुस्कुरा पड़ा।
मैं तो 2 लाख ही देना चाहता था, लेकिन देवराज चांद कहने लगा कि दर्शन को पैसे की जरूरत है, 10 दे दो, इसलिए माननी पड़ी 10 लाख वाली बात। जगमोहन बोला, काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, काम बढ़िया ढंग से होगा। दर्शन ने दोनों को देखा। ये काम करके तुम लोग क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे भी तो पता लगे कि तुम लोग किस फेर में हो इस काम की आड़ में। तेरे को काम नहीं करना दर्शन? देवराज चौहान ने पूछा। करना है तो सवाल जवाब मत कर। तभी गोरखा ने दर्शन से कहा, तू आम खा, गुठलियां क्यों गिनता है? कुछ घंटे का तेरे को 10 लाख मिल रहा है, और क्या चाहिए? हाँ, ये बात तो है, दर्शन ने कहा। मैं तो यूं ही पूछ रहा था कि यूं ही मत पूछा कर। जब मैं ये काम करूंगा तब तुम दोनों कहां पर होगे? दर्शन ने पूछा। उसी डिपार्टमेंटल स्टोर में। वहां? दर्शन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। हाँ, लेकिन एक खास वक्त में हम वहां से ऐसे निकलेंगे जैसे जान बचाकर बाहर भाग खड़े हों। जब ऐसा होगा तो तुम हम पर गोलियां चलाओगे, परंतु कोई गोली हमें लगनी नहीं चाहिए। समझ गया, दर्शन ने सिर हिलाया। उसके बाद तुमने वहां से कैसे निकलना है, यह तुमने देखना है। रात 3 बजे के आसपास वहां से तुम निकलोगे। दर्शन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैंने पैसे लाने को कहा था। जगमोहन ने 1000-1000 के नोटों की 2 गड्डियां जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। दर्शन ने गड्डियां थामते कहा, ये तो 2 लाख हैं, बाकी का 8 काम होने के बाद। जगमोहन ने कहा, तब मैं तुम्हें कहां ढूंढूंगा? तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम ढूंढ लेंगे तुझे, यहीं पर आ जाएंगे। कोई शक है तो बता। कोई शक नहीं, दर्शन गड्डियों को जेबों में ठूंसता बोला। ये बताओ कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर है कहाँ? साथ चल, दिखा देते हैं। चल गोरखा, रात को ये काम भी निपटा देंगे। दर्शन जेबों में रखी नोटों की गड्डियां थपथपाकर मुस्कुराया।